नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए तो कल हम लोगों ने देखा था महाजनपद काल को। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों को हमने खूब अच्छे तरीके से देख लिया था। अब आज हम लोग देखेंगे उसी महाजनपद में। मैंने बताया था कि जो मगध है, मगध एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से देखेंगे ना तो मगध जो जनपद है ना, वो एक तरह से विकास करने की तरफ, यानी कि राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएँ हैं उसके पास, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो एक तरह से योग्य शासक मिलने की वजह से, फिर महत्वाकांक्षाएँ राज्य को जीतने की वजह से एक तरह से पूरा का पूरा साम्राज्य बनाना चाहता है, यानी कि एक राष्ट्र बनाना चाहता है, राजा बनना चाहता है। सारे के सारे 16 महाजनपदों को जीतना चाहता है। कौन? तो मगध। इसी मगध को जो उत्कर्ष है, इसी मगध का जो विकास है, उसी को हम लोग इसलिए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बृहद्रथ वंश पहले देखेंगे। इस वंशावली को देख लेते हैं, एक तरह से माइंड मैप बना लेते हैं कैसे कैसे है सब। तो पहला है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश में एक तरह से कहेंगे कि जो मगध का फर्स्ट किंग है बृहद्रथ का नाम केवल आपको पुराणों में मिलेगा। पुराणों में चर्चा मिलता है कि ये मगध का पहला किंग थे। महाभारत में भी यही मिलता है कि ये पहला किंग थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं हर्यक वंश पे। यही वाला वंश हम लोग को पढ़ना है इस मगध में। तो हर्यक वंश में आ जाएगा आपका बिंबिसार, उसके बाद उसका पुत्र आएगा अजातशत्रु, उसके बाद उसका पुत्र आएगा उदयन, फिर अनिरुद्ध होते हैं, मुंडक होते हैं, नागदशक होता है। इस नागदशक को मार देते हैं ये शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश का स्थापना करते हैं। शिशुनाग का फिर लड़का होता है कालाशोक। ठीक है, तो ये कालाशोक की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद ये कालाशोक को छुरा घोंप के मार देंगे। तो फिर ये ये नंदी वंश का स्थापना करेंगे। फिर महापद्म नंद होंगे। उसके बाद फिर घनानंद, फिर इस घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके मैंने हम लोग वंशावली को देख लिए। वंशावली देखने के बाद हम लोग एक एक को उठा के, मतलब कि एक एक वंश को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बृहद्रथ वंश में कुछ है नहीं। अब हम लोग हर्यक वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, हर्यक वंश में पहला हर्यक वंश के बारे में आज चालू करते हैं, यानी कि मगध के बारे में आप लोग चालू करते हैं। मगध में क्या है कि इस हर्यक वंश को अब ये पूछेंगे कि ये सवाल भी उत्पन्न होगा आपकी 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद में क्या यही केवल मगध ही क्यों उत्कर्ष पा रहा है, यानी मगध ही क्यों विकास किया? तो उसी को थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या कारण रहे होंगे कि मगध ही उत्थान की तरफ बढ़ा, यानी मगध ही केवल ऊपर बढ़ा। जबकि 16 महाजनपदों में देखेंगे तो कोई भी ऐसा महाजनपद नहीं था कि सभी के सभी महाजनपद एक दूसरे के टक्कर में थे। जैसे आज का स्टेट है ना, तो सभी स्टेट एक में अपने में एक तरह से इक्वल हैं। तो उसी तरह 16 महाजनपद में 16 स्टेट एक तरह से इक्वल थे। तो ये मगध कैसे ये उत्कर्ष हो गया, मगध कैसे विकास कर गया, उसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्यों इसका विकास हो गया था। तो पहला देखेंगे आप लोग का आर्थिक दृष्टि से देखिए, ये था मगध वाला जो ये पटना वाला क्षेत्र था। पटना से पकड़ लीजिए, पटना के आसपास में जितना भी क्षेत्र है वो मगध के क्षेत्र में आता था। तो पटना के किनारे कौन सी नदी के किनारे पे है? तो सोन नदी और ये गंगा नदी के किनारे पे है। तो ये गंगा और ये यमुना वाला क्षेत्र, सोन नदी वाला क्षेत्र, ये बेल्ट बहुत उपजाऊ है। उपज की दृष्टि से देखें तो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये वाला गंगा वाला बेल्ट। तो ये अब उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, तो कृषि के लिए बहुत अनुकूल ये जगह है जो गंगा वाला बेल्ट है। फिर यहाँ पे क्या होता था, पहले गेहूँ और जौ बोया जाता था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे धान की रोपाई हो रही है। धान की जो रोपनी की पद्धति होता है ना, पहले धान केवल छींट दिया जाता था, ऐसे बो दिया जाता था।
धान जो उगा नहीं तो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे धान की जो रोपनी पद्धति है, कैसे रोपा जाता है धान को, पहले छींट दिया जाता है तो वो बीज थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको उखाड़ के फिर से रोपा जाता है लेव लगाकर मतलब कि पानी लगा के उसमें थोड़ा सा जोता जाएगा, जब कीचड़ बन जाएगा तो उसी में रोपा जाता है। तो यही धान की रोपनी पद्धति इस समय मगध में ये वाले धान की रोपनी की पद्धति की शुरुआत हो गया। धान की पद्धति की शुरुआत होने से क्या हुआ कि यहाँ पे धान का प्रोडक्शन 2.5 गुना 3 गुना बढ़ गया, यानी कि धान बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में हो गया। तो धान का प्रोडक्शन होने की वजह से इस तरह कहेंगे जनसंख्या एक तरह से जनसंख्या में वृद्धि हो गया। जनसंख्या में कैसे वृद्धि हो गया, तो धान ये माना जाता है कि धान जो चावल है, चावल के खाने के बाद जो शारीरिक क्षमता होती है या हष्ट पुष्ट लोग हो जाते हैं, यानी कि देखेंगे तो जब पेट भरा रहेगा ना, पेट भरा रहता है, जब कृषि अच्छी होगी तो खान पान अच्छे होगा, खान पान जब अच्छे होगा तो सभी लोग का पेट भरेगा। जब पेट भरेगा तो आदमी अपना जो भी सुख सुविधा है, जो भी कार्य करने की क्षमता है उसको और डेवलप करेगा। ये डेवलप करने के उद्देश्य में देखेंगे तो आप लोग वही जो जनन क्षमता है उसको भी आगे लोग बढ़ाते थे। एक तरह से कहेंगे जनसंख्या की भी वृद्धि खूब ज़्यादा हुआ था। कृषि पंचांग यहाँ पर क्या है, तो कृषि पंचांग मतलब कि कौन सी फसल किस समय बोई जाएगी, कौन सी फसल को किस समय बोया जाएगा, ये कृषि पंचांग बना दिया गया उस समय। बहुकिस्में फसल यानी कि 27, 28, 30 प्रकार की यहाँ पे फसलें होती थी। तो एक तरह से किस फसल को कब बोया जाएगा ये भी अब बहुकिस्म के रूप में फसल, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि चावल में अनेक प्रकार का चावल होता है, ठीक है। एक मोटा है, एक पतला है, एक लंबा है। एक बासमती का चावल है तो चिंटुआ का चावल है, एक मोटा वाला चावल है, ऐसे। तो उसी तरह बहुकिस्म फसल अब आ गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है लोहे का आविष्कार। इस समय ये माना जाता था कि लोहे का आविष्कार हो जाने की वजह से जो जंगल है, जंगल को काटा गया। जंगल काटने की वजह से कृषि का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा था। कृषि क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से धान गेहूँ ज़्यादा होने लगा तो उसको व्यापार किया गया, दूसरी जगह बेचा गया। दूसरी जगह बेचने से आपका देखेंगे तो पैसा रुपया ज़्यादा होने लगा। पैसा रुपया होने लगा तो सुरक्षा का आदमी सोचने लगेगा। जब सुरक्षा का सोचने लगा तो सैनिक वगैरह चाहे हथियार वगैरह ये सब रखने लगे थे, ठीक है। तो इस तरह मगध एक तरह से क्या हो गया, संपन्न रूप में आ गया। फिर यहाँ पे क्या था, तो लोहे की खानें थी, तांबे की खान थी, ये इस वाले बेल्ट में, कलिंग वाले बेल्ट में। तो फिर उसके बाद हाथी, फिर जंगल की उपलब्धता थी। जंगल की उपलब्धता होने का यहाँ से ये तात्पर्य है कि जैसे जंगल अच्छे तरीके सागौन वगैरह का, तो उससे ये रथ वगैरह बनाते थे। रथ पे चढ़ के ये लोग युद्ध करते थे। तो रथ वगैरह, पहिया वगैरह इसी से बनता था, ठीक है। आहत सिक्के की वजह से व्यापार में और दुगुनी वृद्धि होने गया, लेन देन में बहुत आसानी होने लगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका मेंस के लिए, ठीक है। ज़्यादा ये पॉइंट इसमें से पूछा जाएगा कि मेंस में कि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ था, या आप बीए में हैं या कहीं पे हैं, बीए में है तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ था। तो ये वाला पॉइंट लिख के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी राजधानी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी आपका राजगृह में थी। गृहब्रज उसको कहा जाता है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये जो राजगृह है ना, तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो एक तरह से 5 पहाड़ियों से घिरा को मतलब पाँचों तरफ इधर ये राजगृह है तो इसकी चारों तरफ पहाड़ियाँ है। तो एक तरह से ऑटोमेटिक सुरक्षा का क्षेत्र हो गया ये वाला। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र, ये भी नदी दुर्ग, इधर एक तरफ से सोन नदी हो जाती थी और एक तरफ से गंगा नदी। तो एक तरफ से कहेंगे कि इधर से भी नहीं लोग आएंगे, नदी पार करना पड़ जाएगा, इधर से भी लोग आएंगे तो नदी पार करना पड़ जाएगा।
तो पाटलिपुत्र को भी सुरक्षित माना गया एक तरह से। जलमार्ग में भी ये नदियाँ, व्यापार में भी एक तरह से देखेंगे तो ये लोग ये कार्य करती थी नदियाँ। फिर व्यापार संचालन, सैन्य व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में ये लोग आगे बढ़े। इसी की वजह से इनके जो मगध का उत्कर्ष है एक तरह से सपोर्ट मिला ये हर क्षेत्र में इन लोगों को, और मगध उत्थान की तरफ आगे बढ़ा। और देखते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ क्या हैं। जो यहाँ पे राजा हैं एक तरह से देखेंगे कि सपोर्ट उन्हीं का मिलता है। जब राजा अच्छे तरीके से यदि रहेंगे तो योग्य शासक मिल गया तो वो राजवंश एक तरह से ग्रो करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उत्थान करता है। तो उसमें कौन कैसे था, तो सबसे पहला राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है योग्य शासक, जैसे कि बिंबिसार एकदम कूटनीतिक, एकदम सटीक वार करने वाला था। कूटनीति का ज़्यादा प्रयोग था उसमें। कूटनीति क्या होता है, तो कूटनीति ऐसे होता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है कोई उतना फ़ायदा नहीं है, केवल अपना फ़ायदा होना चाहिए। हर ऐसी नीति बनाओ, कूटनीति का मतलब यही होता है कि ऐसी नीति बनाओ कि अपना फ़ायदा पहले हो, उसके बाद दूसरे का फ़ायदा हो। यही होता है कूटनीति। आई बात समझ में? कुछ भी हो जाए हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखना। तो ये एक तरह से सेल्फिश कर सकते हैं इसको। तो कूटनीति इसी को कहा जाता है। ये इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाया जाता है ज़्यादा आप लोग को कूटनीति। तो कूटनीति में जो बिंबिसार था वो वैवाहिक संबंध बनाता है। उसको हम अब जस्ट इसी वीडियो के बाद तुरंत हम लोग बिंबिसार को ही पढ़ेंगे। बिंबिसार के बारे में क्या क्या था वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। तो कूटनीति था, कूटनीति में क्या क्या कूटनीति अपनाते थे, तो ये वैवाहिक कूटनीति, युद्ध की कूटनीति, सीधे डायरेक्ट युद्ध कर देते थे। जैसे कि अंग पर कहेंगे कि जो मगध है ना, मगध का पहला शिकार कौन हुआ था, तो अंग हुआ था। तो सीधे अंग पर अटैक मार दिया था, क्योंकि अंग के आसपास में कोई भी क्षेत्र कोई भी ऐसा जनपद नहीं था जो उसकी रक्षा करे। फिर मित्रवत व्यवहार, मैंने बताया था कि जो ये बिंबिसार है वो चंद्रप्रद्योत को पिलिया होने पर जीवक को भेजा था। तो जीवक के भेजने पर वो चंद्रप्रद्योत सही हो गया था। इससे जो बिंबिसार है और चंद्रप्रद्योत है उसके बीच में मित्रता बना था। कूटनीतिकार यानी कि जो कूटनीति बताता है कि कैसे होना चाहिए, तो ये बिंबिसार के समय सुनिधि एक बहुत ही अच्छा कूटनीतिकार माना जाता है। तो ये पेपर में पूछा गया है कि उस समय बिंबिसार के समय कूटनीतिकार कौन था, तो सुनिधि थे। ठीक है। और वहीं आएंगे आगे अजातशत्रु में तो वत्सकार मिल जाएगा। वत्सकार ये वज्जी संग में फूट डालने के ये सफल हो जाता है वत्सकार। तो अजातशत्रु इसी पर वज्जी में अटैक करके वज्जी को अपने अंदर में समाहित कर लेता है। ठीक है, यानी कि मगध में मिला लेता है। सैन्य शक्ति मैंने बताया कि यहाँ से सैन्य शक्ति कैसे बढ़ती है। फिर मगध का आर्यीकरण पहले हो गया था, यानी कि मगध में जो लोग आर्य बन हैं तो आर्यीकरण पहले हो गया था। मतलब लोग जानकारी हो गई थी कि पूजा पाठ के बारे में या तो राष्ट्र को लेके एक तरह से लोग जागरूक थे। तो बृहद्रथ के बारे में हम पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पहला किंग बिंबिसार। ठीक है। तो ज़्यादातर पेपर में आप लोग को यहीं से शुरू किया जाता है कि जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो बिंबिसार से ही हर्यक वंश से शुरू किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग भी शुरू करेंगे पहला हर्यक वंश में पहला बिंबिसार को। ठीक है, तो बिंबिसार को शुरू करते हैं।